और मुझे लगा कि हिंदी में इस तरह की कविताएं नहीं लिखी। ज़्यादा दोहन, ज़्यादा जहर, ज़्यादा अत्याचार, ना तो माटी बर्दाश्त कर सकती है, ना बीज बर्दाश्त कर सकती है, ना महिला बर्दाश्त कर सकती है। विकास के जो प्रचलित पैमाने हैं उन पे आप बहुत खरे ना भी उतरें, लेकिन अपने समाज के प्रति आपका दायित्व है। कभी भविष्य की ना चिंता करने वाले तो कभी छोटी सोच वाले। किसने कहा? गैर आदिवासियों ने कहा। आदिवासी भाषाएं संविधान में मान्य नहीं है, फिर क्या फायदा कविता लिखने से? इसका क्या असर होगा और क्यों ज़रूरी है लिखना? नमस्कार, जन मीडिया के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ प्रीति। मेरे हाथ में एक किताब है। किताब का नाम है समकालीन आदिवासी कविताएं और इसके संपादक हैं रुद्र चरण मांझी ज्ञानती। इस पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ लेखक और विश्व साहित्य के अनुवादक। 10 किताबें अनुवाद की प्रकाशित हो चुकी हैं, यादवेंद्र जी, जो नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट और डायरेक्टर भी रह चुके हैं। आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। ये बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है ये, और इसमें आदिवासी युवा कवियों की कविताओं को संकलित किया गया है। इसमें समकालीन आदिवासी कविताएं हैं। तो मैं इस पर सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहूँगी कि इसके लोकार्पण में आप भी शामिल थे, तो क्या खास बात है इस किताब की? देखिए, ये 1 फरवरी को रांची के ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट में इसका लोकार्पण हुआ। वहाँ एक क्रिएटिव वर्कशॉप, राइटिंग वर्कशॉप होता है कई सालों से। ये किताब उसका परिणाम है, जिसमें पिछले क्रिएटिव राइटिंग वर्कशॉप में कई युवा प्रतिभागियों को कविता क्या है, आधुनिक कविता क्या है, कैसी पूरी दुनिया में और हिंदी में और अन्य भाषाओं में कैसी कविता लिखी जा रही है और कैसी कविता लिखी जानी चाहिए, इस पर विशेषज्ञों ने युवाओं को संबोधित किया, बताया और उन्हें ये कहा कि आपके मन में जो भाव हैं उनको आप अपनी भाषाओं में कविता के रूप में दीजिए, हिंदी और आपकी अपनी जो लोक भाषाएं हैं। तो वैसे जो प्रतिभागियों ने जो कविताएं लिखी, उनकी जो श्रेष्ठ कविताओं का चयन एक संपादन समिति ने किया और उसको एक किताब के रूप में, इस किताब के रूप में उन्होंने छापा। और ये किताब अभी रिलीज़ हुई, जिसमें हिंदी के अतिरिक्त हो, मुंडा, कोल, संताली और खड़िया जी, इन भाषाओं की भी कविताएं हैं और बेहतरीन कविताएं हैं। मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं इसके लोकार्पण में उपस्थित रहूं और इनमें से कुछ कविताएं जिन प्रतिभागियों और कवियों ने लिखी हैं, उन्होंने कुछ कविताएं वहाँ सुनाई भी, हिंदी में भी सुनाई और अपनी लोक भाषाओं में भी सुनाई। और मैं इस साल की पहली किताब जो मैंने अभी पढ़ी, उन 2-4 किताबों में ये किताब मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगी, इसलिए मैंने इस पर बात करने का मन बनाया। ये किताब इसलिए भी मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगी कि जो स्थानीय लोग हैं, जो आदिवासी समाज एक लगभग कम रिप्रेजेंटेड समाज है जी, क्योंकि पूरा भारत या पूरा विश्व नगरी संस्कृति को ज़्यादा महत्व देता है और जो लोक भाषाओं में जो चीज़ें लिखी जा रही हैं उनके बारे में कम बात की जाती है। तो मैंने इसलिए इस किताब का चयन किया कि इसमें लोक भाषाओं में जो चीज़ें आई हैं, मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ में भी आईं, लेकिन जो वहाँ कविताएं सुनाई गईं और उनको हिंदी में जब बताया गया तो लगा कि ये बहुत महत्वपूर्ण उपक्रम है और जिन लोगों ने भी ये योजना बनाई और उसको अमल में लाए वो बहुत बड़े लोग हैं और उनका ये काम ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा में होना चाहिए, इसलिए मैंने ये काम शुरू किया। तो मैं चाहूँगी कि कुछ कविताएं भी सुनाएं। हाँ, मैं ज़रूर कुछ कविताएं सुनाऊंगा। इसकी भूमिका में महादेव टोप्पो, ये आदिवासी समाज के एक बड़े लेखक हैं, साहित्य अकादमी के सदस्य भी हैं। उन्होंने इसकी भूमिका बहुत अच्छी लिखी है। उन्होंने अपनी भूमिका में लिखा है कि उर्वर धरती, पेड़ पौधे, झील, झरने, नदियाँ, हवा, भाषा, संस्कृति, इतिहास और पारंपरिक पुरखा ज्ञान, ये आदिवासी समाज की खास
शक्तियाँ रही हैं जो संकट में हैं, और उस संकट को शुरू में विस्थापन और पर्यावरण का संकट कह के परिभाषित किया गया, और ये कहा गया कि उसको इस संकट को से बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और ये जो चीज़ें हैं पारंपरिक ज्ञान और जो भी चीज़ें उस समाज की हैं वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है और उनका समाधान हो जाएगा। लेकिन इन कविताओं के माध्यम से जो चीज़ें सामने आई हैं, युवा वर्ग कैसे सोचता है, इसके जो उदाहरण कुछ हैं उनमें से कुछ हिस्से मैं सबके साथ साझा करना चाहूँगा। जैसे इस संकलन की एक कविता है समीर मुंडा की, हिंदी में लिखी। अधिकांश कविताएं बहुत प्रिमिटिव हैं, जैसे मैंने कहा कि इसमें से कोई पारंपरिक अर्थों में बड़ा कवि नहीं है, सब नौजवान हैं, कविता लिखना शुरू कर रहे हैं, इनकी प्रकाशित कृतियां नहीं हैं, ये पहली बार शायद प्रकाशित हो रहे हैं। लेकिन क्या सोचते हैं, उसको कैसे उन्होंने कहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। शिल्प की दृष्टि से इसमें बहुत सारे आप दोष निकाल सकते हैं, लेकिन कथन और विषय बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे मुझे इस जो कविता का हिस्सा मैं सुनाने जा रहा हूँ, ये मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगती है। समीर मुंडा की कविता किसने कहा। कभी काले कलूटे तो कभी गंवार जंगली, किसने कहा। गैर आदिवासियों ने कहा। खुद ही प्रश्न पूछता है कवि और खुद ही जवाब देता है। कभी अनपढ़ गंवार तो कभी देहाती शराबी, किसने कहा। गैर आदिवासियों ने कहा। कभी भविष्य की ना चिंता करने वाले तो कभी छोटी सोच वाले, किसने कहा। गैर आदिवासियों ने कहा। कभी नक्सल तो कभी देशद्रोही, किसने कहा। गैर आदिवासियों ने कहा। कभी अंधविश्वासी तो कभी डायन, किसने कहा। गैर आदिवासियों ने कहा। यहाँ तक कविता चलती है, अपना विस्तार लेती है जी। फिर किसका फिक्र है तुम्हें। तुम जो भी कुछ कहोगे, जो कुछ भी करोगे, वे कुछ ना कुछ ज़रूर कहेंगे, इसलिए डरो मत, आगे बढ़ते चलो। इसलिए डरो मत, आगे बढ़ते चलो। ये एक नया स्वर है युवा वर्ग का, जिसमें सबसे बड़ी ताकत ये है कि जो तुम्हारा है उसके प्रति कोई शर्मिंदगी तुम्हारे मन में नहीं होनी चाहिए। विकास के जो प्रचलित पैमाने हैं उन पे आप बहुत खरे ना भी उतरें, लेकिन अपने समाज के प्रति आपका दायित्व है और आगे बढ़ना है, और जो आपकी परंपरा से जो आपको ज्ञान मिला है उसके प्रति आपको हेय दृष्टि औरों की तरह नहीं रखनी है और आगे बढ़ना, और इसकी बहुत चिंता नहीं करनी है कि और क्या कोई क्या कहता है। जी। जैसे एक उदाहरण मैंने दिया, इस तरह के बहुत सारी कविताएं इसमें हैं। प्रतिभा तिग्गा उरांव की एक कविता है, माटी, बीज और महिला। मैं पूरी कविता नहीं पढ़ूंगा क्योंकि मैं शायद उस तरह से उतना शुद्ध उच्चारण ना कर पाऊँ, लेकिन माटी, बीज और महिला, इन तीन प्रतीकों के साथ प्रतिभा ने जो बातें कही हैं, ये कहा है कि माटी, बीज और महिला तीनों नाजुक, डेलिकेट होते हैं, बहुत मजबूत भी होते हैं, डेलिकेट भी होते हैं, नाजुक होते हैं, मजबूत भी होते हैं, और उनको बहुत संभाल के रखना होता है। ज़्यादा दोहन, ज़्यादा जहर, ज़्यादा अत्याचार ना तो माटी बर्दाश्त कर सकती है, ना बीज बर्दाश्त कर सकती है, ना महिला बर्दाश्त कर सकती है। ज़्यादा ये यदि दोहन, जहर और अत्याचार इसके साथ ज़्यादा करेंगे तो ये टूट जाएंगी। बहुत प्यारी सी कविता है, ये कविता वहाँ उन्होंने सुनाई थी। और आगे कहती हैं कि माटी, बीज और महिला तीनों में अगम शक्ति होती है, और दोसर दुनिया के बनाने के लिए अपना वजूद ये तीनों मिटा देते हैं। जी, वाकई काफ़ी महत्वपूर्ण बातें कही गई है इसमें, और बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि कोई पहली बार लिख रहा हो कविता। महिला का उदाहरण देते कहा गया है कि वो अपना सब कुछ त्याग कर एक नया मनुष्य पैदा करती है, वैसे ही बीज पैदा करता है। बीज जब पौधा बनता है तो बीज नहीं रहता, लेकिन उसने सब कुछ कर दिया, और उस बीज को विकसित होने के लिए ज़मीन अपना त्याग करती है। इसलिए तीनों का बहुत सम्मान करें,
इन तीनों में कोई गुमान नहीं है, ये तीनों केवल संसार को हमेशा बढ़ाने के लिए, बसाने के लिए काम करते हैं। लेकिन अंतिम कविता की अंतिम पंक्ति है, लेकिन हमेशा दरकिनार कर दिए जाते हैं, बीज, माटी और महिला। यह कविता मुझे बहुत अच्छी लगी और मुझे लगा कि हिंदी में इस तरह की कविताएं नहीं लिखी गई हैं। ये नगरी समझ और संवेदना में बीज और माटी के लिए ये संवेदना, ये सम्मान शायद बहुत मुश्किल से मिले, इसलिए मुझे ये बहुत महत्वपूर्ण कविता लगती है। जी, इसमें और भी कई आदिवासी भाषाओं में कविताएं लिखी गई है, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि आदिवासी भाषाएं संविधान में मान्य नहीं है, फिर क्या फ़ायदा कविता लिखने से, इसका क्या असर होगा और क्यों ज़रूरी है लिखना? हाँ, ये आपका सवाल बहुत सही है। इसमें से कई भाषाएं, मुझे वहाँ बताया कि संताली, इसमें शामिल जो संताली है, हम लोग अमूमन संथाली कहते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, संथाली नहीं, सही शब्द संताली। संताली संविधान में मान्य है, लेकिन दूसरी भाषाएं नहीं हैं। लेकिन यदि इस पैमाने को लेके देखें तो हम देखेंगे कि हमारी बहुत सारी भाषाएं मृत हो जाएंगी। एक आंकड़ा, यूएनओ का आंकड़ा है कि हर 15 दिन में दुनिया की एक भाषा इसलिए ख़त्म हो रही है, नष्ट हो रही है, क्योंकि उसके बोलने वाले लोग नहीं रहे। ये किसी भाषा के जीवित रहने का एकमात्र पैमाना ये नहीं होना चाहिए कि बोलने वाले इसलिए उस भाषा के नहीं हैं कि उसमें नौकरियां नहीं हैं और वो बहुत शुद्ध भाषा नहीं है, लिखित भाषा नहीं है। अपनी परंपरा को ये यदि जीवित रखना है तो अपनी भाषा में जीवित रखने का सबसे, पूरी दुनिया में ये सर्वमान्य सिद्धांत है कि अपनी भाषा में ही वो शुद्ध रूप में जीवित रहेगी। इसलिए ये अभियान बहुत महत्वपूर्ण मुझे लगता है और पूरी दुनिया में इस तरह के काम किए जा रहे हैं कि आपकी भाषा भले ही 2 लोग बोलें, ना बोलें, बहुत सारी, दुनिया की बहुत सारी भाषाएं हैं जो लिखित नहीं हैं, अनरिटन है, स्पोकन है, लेकिन उनको बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भाषाओं के साथ बहुत सारी संस्कृति का हिस्सा भी नष्ट हो जाता है। जैसे एक उदाहरण मैं दूं, जैसे मैंने अभी वो कविता सुनाई, एक रचना मुर्मू की कविता है, ये अपनी भाषा में लिखी है, जिसका हिंदी अनुवाद भी उन्होंने दिया है। मैं उस हिंदी अनुवाद को पढ़ रहा हूँ। उसका एक हिस्सा, मैं होना चाहूँ, ना होना चाहूँ मैं चंदन, कट जाने पर जिसके निशान मिट जाएं, मैं होना चाहूँ थेथर, ना होना चाहूँ मैं चंदन, कट जाने पर जिसके निशान मिट जाएं, मैं होना चाहूँ थेथर, जो उखाड़े जाने पर भी अपना अस्तित्व छोड़ जाए। थेथर वो पौधा होता है जो। ना होना चाहूँ मैं हीरा या मोती, जो दबकर कठोर बेजान पड़ जाए, मैं होना चाहूँ एक बीज, जो दबकर भी नव जीवन दे जाए। मैं होना चाहूँ एक बीज, जो दबकर भी नव जीवन दे जाए। ये जो परंपरा है, बीज आदिवासी समुदाय में बार बार बीज का जिक्र आता है। बीज एक प्रतीक के रूप में भी, एक फिजिकल आइडेंटिटी बीज की हो, ये तो है, लेकिन उसके अतिरिक्त उसके मैनिफेस्टेशंस बहुत हैं। बीज मतलब हमारी परंपरा, हम जहाँ से आए हैं, हमारे पूर्वज, हमारे पुरखे, हमारी रीति रिवाज। तो ये बीज का बार बार आना और अपनी रचना में इस तरह से व्यक्त होना, इस तरह की बहुत सारी कविताएं इस संकलन में हैं, जिसके कुछ हिस्से, कुछ नमूने के तौर पर मैंने सुनाए। और मुझे लगता है कि किसी भी समाज के लिए ये गौरव का विषय होना चाहिए कि युवा कैसे सोचते हैं, इस बारे में एक प्रामाणिक दस्तावेज़ सामने आए। कविता के माध्यम से ये दस्तावेज़ सामने आया है। मुझे ये बताया गया कि कहानी और दूसरे गद्य विधाओं में भी इस तरह का प्रयोग करने की उन लोगों की मंशा है, और मैं आदिवासी समाज के इस अभियान को बढ़ावा देने के लिए के प्रयत्न के या इस दृष्टि का नमन करता हूँ। और मैं यदि इसके इस स्पिरिट को थोड़ा सा भी इस तरह की चर्चा के माध्यम से बढ़ा पाया तो मैं अपने आप को धन्य मानूंगा। आखिरी सवाल ये है सर कि हिंदी की युवा कविता
आदिवासी युवा कविता से कैसे अलग है? हाँ, ये सवाल कई बार बहुत नेगेटिव वे में पूछा जाता है। उसके पीछे तर्क ये होता है कि जब हिंदी में इतना लिखा ही जा रहा है तो आपको अपनी भाषा में, उन भाषाओं में लिखने की क्या ज़रूरत है जो बहुत प्रचलित नहीं है। या एक तर्क ये भी दिया जाता है कि आप आदिवासी भाषा में लिखेंगे तो वो उसी सीमा तक कैद रहेगी जिस सीमा तक वो भाषा बोली जाती है, दूसरी भाषाओं में नहीं जाएगी। ये एक तर्क है, लेकिन आपने निश्चय रूप से इस तर्क से प्रभावित होकर ये मुझसे नहीं पूछा। एक जिज्ञासा आपकी है, ये जिज्ञासा मेरी भी थी जब मैं वहाँ गया और इस कार्यक्रम में शामिल हुआ। और जब मैंने युवाओं से बात की तो मुझे ये लगा कि ये जो प्रतीक और जिस तरह की के बिंबों की और जिस तरह की बातें उठाते हैं आदिवासी युवा, वो हमारे हिंदी समाज में नहीं उठाई जाती है। उसका कारण ये है कि जैसे वो हमेशा पोखर की बात करते हैं, पहाड़ों की बात करते हैं। एक कवि ने वहाँ ये सुनाया कि पहाड़ दूर से, जो एक्सपर्ट्स हैं जो बाहर जाके डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं, वो कहते हैं कि पहाड़ दूर से देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो उस आदिवासी युवा ने उसके जवाब में ये कहा कि दूर से देखने में पहाड़ जैसा आपको अच्छा लगता है, लेकिन पहाड़ का जीवन हम जीते हैं। हम जानते हैं कि उसकी अच्छाई क्या है और उसकी बुराई क्या है, उसकी कठिनाइयाँ क्या हैं, लेकिन हम पहाड़ छोड़ेंगे नहीं। हम पहाड़ में ही जिएंगे, पहाड़ में ही मरेंगे। ये जो संकल्प और पहाड़ से एक जुड़ाव, पेड़ों से एक जुड़ाव, बीजों से एक जुड़ाव, मिट्टी से एक जुड़ाव, पानी से एक जुड़ाव, ये जो चीज़ें हैं, ये आदिवासी कविता को मुख्य धारा, हिंदी की मुख्य धारा की कविता से अलग करती हैं। क्योंकि ये संवेदनाएं उनके युवाओं के पास जो हैं, क्योंकि उसी समाज में रहते हैं, उसी परिवेश में रहते हैं, और यदि वो बाहर भी गए, जैसे कई और भाषाओं में ऐसा होता है, जैसे एक उदाहरण मैं दूँ, फ़िलिस्तीनी बड़ी संख्या में, जितने फ़िलिस्तीन में रहते हैं उससे ज़्यादा बड़ी संख्या में बाहर रहते हैं। पीढ़ियों पहले वो चले गए, विस्थापित कर दिए गए, लेकिन आज भी उनके दिल में, उनकी कविताओं में, उनके संगीत में फ़िलिस्तीन गूंजता है। वैसे ही आदिवासी कविता की ये जो धारा, ये पहल, जो आज की तारीख में कुछ बहुत अच्छा लिखने वाले कवि हैं, उनकी कविताओं में अपने आदिवासी समाज की संवेदनाएं जिस तरह से स्पंदित होती हैं, वो मूल धारा की हिंदी कविता में नहीं है। यही स्पंदन उनकी कविताओं को विशिष्ट बनाता है। जी, इस किताब के बारे में जो आपने महत्वपूर्ण बातें बताई और साथ ही कविता भी हमें सुनाई आपने, तो जिस तरह से मेरे मन में ये जिज्ञासा है कि मैं भी इस किताब को पूरी तरह से पढ़ जाऊं, उसी तरह से हमारे व्यूवर्स के मन में भी ये जिज्ञासा होगी, वो भी काफ़ी उत्सुक होंगे इसको पढ़ने के लिए। तो आप हमें ये बताइए कि कहाँ ये किताब उपलब्ध हो सकती है? ये किताब कलमकार पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली ने छापी है। जी। रुद्र चरण माझी और ज्ञानती इसके संपादक हैं। ये इस किताब में इनका ईमेल एड्रेस और ये सब भी दिया हुआ है। 225 रुपये इसकी कीमत है। तो इस प्रकाशक से, कलमकार पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली से संपर्क करके इस किताब को जो जिज्ञासु पाठक हैं वो खरीद सकते हैं। जी, इतनी महत्वपूर्ण बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।